हेलो एवरीवन। हम लोग जो हैं एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। ये पोएम वेल नोन पोएट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। सोनेट कैटेगरी की है। सोनेट किसको कहते हैं, पोएम को स्टार्ट होने के पहले आप समझ लीजिए। सोनेट एक पोएम का टाइप है जो कि 14 लाइन की होती है, 14 लाइन की होती है। और इसको ओक्टेव और सेस्टेट 8 लाइन और 6 लाइन दो पार्ट में बांटा हुआ होता है। कुछ जो है वो 3 क्वेट्रेन और एक कपलेट, ऐसे डिवीजन, मतलब एक कपलेट में 4 लाइन होती है। 3 क्वेट्रेन, एक क्वेट्रेन में 4 लाइन होती है। 3 क्वेट्रेन 12 लाइन और एक कपलेट 2 लाइन 14 लाइन। तो ऐसे करके जो है ये सोनेट है वो 14 लाइन की पोएम है। इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो मैं आपको अलग वीडियो में आपको ये बता दूंगा। हम अभी इस पोएम के बारे में जो कुछ चीज़ें जानने वाले हैं वो ये है कि अबाउट द ऑथर, पोएट और राइटर, ये जो पोएम है किस कवि ने लिखी है उसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर इस पोएम का मीनिंग क्या है, पोएम का टाइप क्या है। टाइप मैंने आपको सोनेट जैसा बता दिया है। फिर इसकी व्याख्या, फिर लाइन टू लाइन व्याख्या, इसकी थीम क्या है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, राइम स्कीम क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और इसका एनालिसिस हम करें तो उसमें क्या हम किस तरह से उसको लिखेंगे, पैराडॉक्सेस क्या क्या हैं, एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स, पोइट्स ने जो अपने दुख का इसमें एक्सप्रेशन कैसे किया है, इसमें सिंबल्स और एल्यूजन क्या क्या यूज में आए हैं, और स्पीकर का एटीट्यूड कैसे चेंज होता है। स्पीकर मतलब जो पोइट्स हैं इसका इस पोएम में एटीट्यूड कब और कहाँ चेंज होता है। फिर इस पोएम में टर्न कहाँ आता है। एक सोनेट में एक टर्म होता है वोल्टा। वोल्टा में जो है जहाँ से जिस कपलेट से जिस क्वेश्चन के बाद में एकदम मीनिंग इसका चेंज हो जाता है, मतलब जिस भाव के साथ पोएम चल रही होती है वो भाव वहाँ से चेंज हो जाता है। तो फिर इसमें सेशंस और संबंध दो वर्ड्स हैं उसका क्या अर्थ है, और इसकी थीम और की लिटरेरी टर्म्स क्या है, ये सब हमें इसमें वेंट टू द सेशन के बारे में हमें जानना चाहिए। अब जैसा आपका ट्रेंड है, आप लगभग 4-5 मिनट में एक पोएम को ख़त्म करना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं उसी पैटर्न से आप आके आप 5 मिनट इस पोएम को समझ लें। फिर आप आगे जितना समझना चाहते हैं उसको समझें। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में, जैसा आप सभी लोग नेट पे या कहीं भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में यू विल नो अबाउट दिस। उन्होंने 39 प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, कुछ पोएम्स लिखे हैं, और इनका 50 बोर्न इन 1564, ही वॉज बोर्न इन 1564। और स्टैनफोर्ड अपॉन एवन जो है उनके इसका प्लेस का नाम था, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और मेरी आर्डन से इनकी मैरिज हुई थी, और लास्ट में इनका जो डेथ है वो अप्रैल 23 1616 को हुई है। और ही वॉज बरीड एट होली ट्रिनिटी चर्च इन स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। ये सब इनके बारे में छोटा सा बायोग्राफिकल नोट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम सीधे पोएम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले पोएम का टेक्स्ट है, आप उसको देखें कि वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, I summon up remembrance of things past. I sigh the lake of many a thing I sought, and with old vows new well, my dear times west. ये पहला स्टांजा है, मतलब पहला क्वेट्रन है। 4 लाइन की जो स्टांजा होता है पोएम का उसको हम क्वेट्रन कहते हैं। फिर दूसरी क्वेट्रन है, देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स hid in death's deathless night, and weep afresh love's long since castle vows, and mourn the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances foregone, and heavily from vow to vow tell over the sad account of woe mourn, which I knew pay as if not paid before. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. बहुत छोटी पोएम है, सोनेट है। इसके आप लाइन्स गिनेंगे तो 14 हो जाएगी। अब आप इसका लाइन टू लाइन अर्थ एक बार समझ लें। वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, मेरे एक तरह से पैराफ्रेज ही है कि जब मैं कभी बिल्कुल शांत विचारों के सत्र में बैठता हूँ, सोचता हूँ। वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, मैं मेरे सुंदर से अच्छे मीठे है ना विचारों में, शांत विचारों के सेशन में जब बैठा होता हूँ या विचारों में जब खो जाता हूँ। हर व्यक्ति अपने विचारों में कभी कभार जब अकेला होता है तो अपने विचारों में अपनी लाइफ का इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करता है। वो पोइट भी इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। फिर वो कहता है, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास। समन का मतलब कॉल करना, बुलाना। देखिए ये कोर्ट में वर्ड यूज़ किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को समन किया जाए, उसको बुलाया जाए। इसी तरह से पुलिस भी समन भेजती। समन का मतलब बुलाना। तो वो पोइट किसको समन करता है, किसको बुलाता है। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, पास्ट की जो बीते हुए समय की जो यादें हैं, बीते हुए समय की जो चीज़ें हैं, मेमोरीज हैं,
थिंग्स है जो उन सबको वो याद करता है। और याद करने पर उसको क्या होता है, आई साय द लेक ऑफ मेनी अ थिंग आई सॉट। आई साय, साय का मतलब आवरना, कई सारी चीज़ें जो उसने चाही, लेक का मतलब कमी, कई सारी चीज़ों की कमी है जो उसने चाहिए और पूरी नहीं कर पाया। एंड विथ ओल्ड वॉज न्यू वेल माई डियर टाइम वेस्ट, और उसका जो है इस वजह से विथ ओल्ड वॉज न्यू वेल माई, तो उसके विथ ओल्ड वॉज, उसके जो पुराने अवसाद, संकट, दुख, तकलीफें जो हैं, विथ ओल्ड वॉज न्यू वेल माई डियर टाइम वेस्ट, उन पर जो एक नया पर्दा हट जाता है और वो उसका जो माई डियर टाइम वेस्ट, टाइम इज वेस्ट, और उसका जो समय है वह बर्बाद होता होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन संकट, पुरानी असफलताओं के बारे में, संकटों के बारे में, तकलीफों के बारे में देख करके वह क्या होता है, दुखी हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। सिंपल सा है कि कभी शांत भाव में बैठा है, वह अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, और वो कई सारी चीज़ें जो वो प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त नहीं कर पाया, और उसके जो पुराने संकट, पुराने जो तकलीफ, पुराने जो अवसाद हैं वो वापस नए की तरह सामने आने लग जाते हैं, और उसका समय खराब होता है। पहले जो समय खराब हुआ और उसको याद करता है, और उसका वर्तमान समय भी खराब होने लग जाता है ना। तो उसका जो पास्ट है, पास्ट के फेल्यूर्स, पास्ट की डिफिकल्टीज उसके प्रेजेंट को इफेक्ट करने लग जाती है। अब दूसरा अपन देखते हैं, देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज टू फ्लो, क्या मेरी जो आंखें, मेरी आंख है ना, वह अनयूज टू फ्लो, मतलब वह बहने के लिए हैबिचुअल नहीं है, उसको रोना उसकी आदत में नहीं है, वह रोना कभी कभी रोता नहीं, ऐसा कहता है। देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज टू फ्लो फॉर प्रीशियस प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेज डेटलेस नाइट। और वो कहता है कि क्या मैं, मेरी आंखें जो रोने के लिए हैबिचुअल नहीं है, अनयूज्ड हैं, है ना, क्या मेरे उस फ्रेंड के लिए, फ्रेंड्स जो है मेरे फ्रेंड्स, डेटलेस नाइट, जो मतलब अंतहीन रात में समा गए, अर्थात वो समय से पहले स्वर्ग चले गए, उनके लिए क्या मैं वापस रोना शुरू कर दूँ? क्योंकि तो किसी की डेथ, जो अपना चाहने वाला उसकी डेथ होगी तो हर व्यक्ति अपना दुख प्रकट करता है रो करके। और वो कभी कह रहा है क्या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पहले जिनकी डेथ हो चुकी थी, अनटाइमली डेथ हो चुकी थी, क्या मैं उनके लिए वापस, क्योंकि जब पुराने समय को याद कर रहे हैं तो उसके दोस्तों की डेथ भी याद आती है, तो कहता है क्या मैं उनके लिए रोना वापस शुरू करूँ। वो अपने को रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब कभी चाहता है कि हम हाँ में उत्तर दें, या उस तरह के जो रेटोरिकल क्वेश्चन हो जो एम्फेसाइज करते हैं, उस पैटर्न से अपने क्षेत्र से पूछता है। फिर क्या, एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वॉज, अब जो मेरे दुख है ना, संकट, अवसाद जो पहले खत्म हो चुके हैं वो वापस, एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वॉज, मेरे जो पहले के जो तकलीफें थी, वो दर्द थे, दुख थे, वो जो खत्म हो चुके थे, वो ऐसा लगता है जैसे वापस मेरे सामने ताज, नए नए वापस सामने आ गए हैं, प्रकट हो गए। एंड मोन द एक्सपेंसेस ऑफ मेनी एवेन्यूड साइट, और कई सारे दृश्य जो मुझे प्रिय थे, है ना, वो भी कई सारे दृश्य जो है वो समय के साथ खत्म हो गए। कोई व्यक्ति गया है, कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, सीनेरियो, दृश्य, है ना, प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं, जैसे बचपन में खेलते हैं, कई अच्छा गार्डन है, कई अच्छे पेड़ थे वो खत्म हुए, ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि उसको प्रिय थे, कई सारे दृश्य प्रिय थे, वो भी सब खत्म हो गए हैं। और उन सब का जाने का, उन सब के खत्म होने का तकलीफ उसके सामने नए रूप में वापस आ जाता है, उनको याद करके वो दुखी हो जाता है। फिर वो कहता है देन के नहीं, तो आप देखो पहले में वो क्या कह रहा है कि मैं पास्ट के दुखों को वापस याद करने लग गया, मैं कुछ चाहता था उसको प्राप्त नहीं पाया, कर पाया, इसलिए मेरा समय खराब हुआ। पहले पहले इसमें कपलेट में पहले इसमें क्या कहते हैं, क्वेटर में ये बात कर रहा है। दूसरे क्वेटर में क्या कर रहा है कि क्या मेरी आंखें जो मेरे फ्रेंड के रोने को अनयूज्ड हैं, क्या मैं वापस रोना शुरू करूँ, मेरे कई सारे दृश्य खत्म हो गए उनके लिए वापस रो, है ना। पहले में मेमोरीज, दूसरे में फ्रेंड्स और उसके दृश्य के लिए, और तीसरे में वो क्या कहता है, देन कैन ए ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, ये दूसरा मैंने पढ़ा दिया। फिर देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, क्या वो शिकायतें जो मेरी पहले खत्म हो चुकी थी, उसकी जो भी शिकायतें थी, ग्रीव एट ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायत, तो क्या मैं वापस शिकायतें प्रकट करूं जो पहले ही जा चुकी है, जो शिकायतें पहले ही जिनके बारे में शिकायतें कर चुका हूं, क्या मैं वापस शिकायतें करूं। तो ये भी एक पोएट्स का। एंड हेविली फ्रॉम वाउ टू वाउ,
तो फिर पोइट्स क्या करा, एंड हेवीली फ्रॉम वाउ टू वाउ टेल ओवर। तो मेरे जो सोरोज थे, दुख थे, वरीज थी, है ना, पास्ट की, क्या मैं फ्रॉम वाउ टू वाउ, एक शोक से, मतलब एक तकलीफ से दूसरी तकलीफ जो मेरे बीते समय में रही, क्या मैं एक तकलीफ दूसरी तकलीफ पूरा जो अकाउंट है, पूरी जो लिस्ट है वो वापस बताऊँ क्या? द सेड अकाउंट ऑफ फॉर बीमोन मोन, फॉर का मतलब जिनके लिए मैं पहले पश्चाताप कर चुका हूँ, दुख प्रकट कर चुका हूँ, क्या मैं वो सेड अकाउंट हूँ, क्या मैं दुख का खाता पूरा एक एक करके वापस बताऊँ क्या? उसके लिए वापस शिकायतें करूँ क्या? विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। और ये पोएट कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले इनका पेमेंट नहीं किया। देखो दुख प्रकट, किसी कोई आपसे पैसा मांगता था, आप उसका पेमेंट कैसे करते हो? पैसा वापस दे करके। इसी तरह से कोई किसी के लिए शोक प्रकट करने जाता है, उसके शोक में शामिल होते हो। दुख प्रकट करना है तो अपने दुख, किसी के दुख में शामिल होना, दुख को प्रकट करना है। तो वो कह रहा है कि दुख का खाता है, जो जो तकलीफें हुई मैंने उन तकलीफों के लिए अपना दुख प्रकट कर चुका, क्या मैं वापस उनके लिए दुख प्रकट करूं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये अकाउंट जो है पहले नहीं जमा करा, यानी कि मैंने दुख पहले प्रकट नहीं किया है और अब मुझे दुख प्रकट करना है। अब देखिए बेटा, इसको आपको जो इसको याद करना है वो तीन चीज़ें आपको, क्योंकि थीम या समरी या कुछ भी लिखोगे तो आपको तीनों जो क्वेश्चन है इसका आपको पता होना थोड़ा सा शॉर्ट में याद होना चाहिए। पहला तो सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट है, जो केवल अपनी पास्ट की मेमोरीज के लिए याद करता है और क्या क्या कमी रही उसको देख करके दुखी होता है। किसके लिए? लेक ऑफ मेनी थिंग्स, है ना, जो जो उसकी कमी रही उसके लिए दुखी होता है। पहली क्वेश्चन कमियों के लिए, कमियों के बारे में। दूसरी प्रीशियस फ्रेंड्स और साइट्स जो हुई है ख़त्म, उसके बारे में। तीसरा कि क्या मैं अपनी शिकायत एक एक करके वापस बताऊं। ठीक है, बात समझ आ गई? पहला पुरानी यादें देख करके तकलीफ होना पहली क्वेश्चन में। दूसरे में कि मेरा जो फ्रेंड्स और जो दृश्य है वो गए उसके लिए। और तीसरे में क्या मैं एक एक करके सब शिकायतें बताऊं। और ऐसा करते करते द पोएट कंप्लीटली गोज टू द व्हाट वी से he becomes depressed, he goes to a sorrow into a sorrowful condition, है ना, बहुत दुख वाली स्थिति में चला जाता है। पर जैसे ही उसको याद आता है, क्या याद आता है? बट इफ द while I think on the dear friend all losses are restored and sorrows end। तो वो कहता है कि जैसे मैं मेरे दोस्त के बारे में याद करता हूँ, मेरे सभी दुख खत्म हो जाते हैं और मेरे सभी नुकसान, जो पास्ट में जो मेरे नुकसान हुए हैं वो मेरे सभी, मुझे लगता है कि ये नुकसान मेरे दोस्त के साथ जो मैंने समय निकाला, मेरी जो यादें थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो वो लॉसेज आर रिस्टोर्ड, मेरे जो भी नुकसान हुए वो सभी की भरपाई होती है और मेरे सभी दुख खत्म होते हैं। तो ये जो है लास्ट जो क्या कहते हैं कपलेट है, यहाँ से वोल्टा आप कह सकते हो कि वोल्टा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से भाव शुरू होते हैं। देखिए इसके पहले तीनों क्वेश्चन में जो बात हुई डिस्पेयर के थे, निराशा के थे, होपलेसनेस थी, दुख था, तकलीफ थी, है ना। लेकिन इस लास्ट कपलेट में उसके भाव में एकदम क्या आता है? उम्मीद, आशा, होप, है ना, लाइफ के प्रति एनलाइवनिंग, है ना, उसकी जीवंतता उसमें प्रकट होती है। तो ये जो है क्या कहते हैं पोएम इस मीनिंग के साथ में खत्म होती है, उसकी आशावादिता के साथ पोएम खत्म होती है। तो इसमें तीन कपलेट, तीन क्वेट्रन है, ठीक है, 4 लाइन ये, फिर 4 लाइन ये और ये 4 लाइन है, 4 4 लाइन की एक क्वेट्रन है, 4 तरी 12 और लास्ट ये दो जो है कपलेट है वो तो 14 लाइन हो गई, 14 लाइन का एक सोनेट है। अब इसकी राइम स्कीम की बात करो, थॉट, पास्ट, शॉर्ट और वेस्ट। अब थॉट को राइम स्कीम कैसे होती है, मतलब जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं उनका उच्चारण, है ना, उनकी ध्वनि एक जैसी होती है, उसको अपन एक जैसा मानते हुए उसको राइम स्कीम डिसाइड करते हैं। जैसे राम श्याम है ना, ए थॉट शॉर्ट, इसको दोनों का उच्चारण एक, एंडिंग जो उसका उच्चारण एक जैसा है, तो ए कर दिया। पास्ट वेस्ट, ये पास्ट वेस्ट दोनों ए बी है ना, इसमें फ्लो वो, फिर सी सी, नाइट, साइट, डी डी, है ना। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम, मतलब इसका जो शेक्सपियन सोनेट है, इसको ब्रिटिश सोनेट भी कहते हैं, इसकी राइम स्कीम, ये जब मैं आपको तीनों सोनेट्स का टाइप पढ़ाऊंगा उसमें आपको और बता दूंगा। अब इसका जो लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन है ये तो हो गया आपका कॉमन, जो हो गया आप लोग चाहते हो कि 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाए, ये आपका पोएम का अर्थ खत्म हो गया। और इसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में क्या कहते हैं अपन, आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ये विलियम शेक्सपियर के बारे में और प्लस पोएम के बारे में हो गया। अब आपको जितना डिटेल चाहिए, जितना डेप्थ में आपको पढ़ना है, वो उसको डेप्थ में आप जितना आगे पढ़ना चाहते हो उसको आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके पढ़ सकते हो। हाँ, बीच में एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करना है आप, तो सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा मुझे और इंकरेजमेंट मिलेगा। अब जैसे पहला ये लाइन है ना, पहला क्वेट्रन है, इसका यदि एक्सप्लेनेशन यदि अपने एग्जाम में आ जाता है, 12th तक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और पहले भी पढ़ा ही है,
तो ये जो एक्सप्लेनेशन आता है, हम किसी भी क्वेट्रेन, इसका क्वेट्रेन का, स्टांजा का, पोइट्री की लाइंस का एक्सप्लेनेशन इस वे में करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं। यदि ये आप लिखते हैं पूरा, तो आपके लिए वो क्या कहते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाता है। जैसे पहली ये जो लाइन है, वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, आई साइड द लेक ऑफ मेनी थिंग आई सॉ, एंड विद ओल्ड वॉज न्यू वेल माय डियर टाइम वेस्ट। तो ये जो है सबसे पहले रेफरेंस लेंगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट 30 टाइटल वेन टू द सेशन कंपोज्ड बाय रिनोन पोएट विलियम शेक्सपियर। मतलब किससे लिया गया है ये आपने लिख लिया रेफरेंस। फिर कॉन्टेक्स्ट, इस जो है क्वेट्रन में कवि क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्लेन अबाउट द सीरियन मोमेंट्स एंड मेमोरीज ऑफ पास्ट। बिल्कुल शांत भाव में जब बैठा है और उसके पास्ट की जो यादें आ रही है उसके बारे में वो बात करता है, और वो प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो समझाता है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, द पोएट सेज दैट व्हेनेवर ही इज सिटिंग साइलेंटली एंड रिकॉलिंग, जब कभी वो शांत बैठा है और अपने पास्ट को याद कर रहा है, तो ही इज अबाउट हिज पास्ट ही फील सोरो, उसको दुख होता है, फॉर हिज फेलियर्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो मतलब असफलताएं हैं उसकी और अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उसके बारे में उसको बड़ा तकलीफ दुख होता है। एंड विच ही वांटेड टू अकम्प्लिश इन द पास्ट, जो वो पास्ट में क्या करना चाहता, अकम्प्लिश मतलब पूरी करना चाहता, और वो कर नहीं पाया। हिज प्रीशियस प्रेजेंट टाइम इज वेस्टेड फॉर हिज फेलियर्स एंड लॉस्ट ऑफ पास्ट, उसका जो कीमती वर्तमान समय है वो भी वेस्ट हो रहा है। किसकी वजह से, पास्ट के दुखों को याद करने में, पास्ट की असफलताओं को, दुखों को याद करने में। तो बेटा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप समरी लिखोगे या इसका मीनिंग लिखोगे या इसके क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो भी इसके आप में काम आ जाएगी। तो आप ये जो वर्ड्स हैं इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि जिन लोगों जो ज़्यादा याद नहीं कर पाते हो, ज़्यादा समझ नहीं पाते हो, मैंने भी उस एंगल से ही बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें मैं नहीं कर पाया हूँ। तो आपको इस तरह से इसको इन लाइन्स को आपको अच्छे से समझ लेना है, जो आपको पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताएगी। फिर हम आगे चलें, तो इसमें रायम स्कीम क्या है, तो मैंने आपको जैसे समझाया था कि ए बी होगा, है ना, कैसे, ये थॉट सोट ए, मैं इसके आगे लिखता हूँ ए, फिर ये पास्ट है बी, फिर ये वापस सोट, थॉट जैसे ही है तो ए, और ये वेस्ट है ना, पेस्ट वेस्ट पास्ट वर्स्ट है ना, ये भी थोड़ा सा सिमिलर्स हैं, ये इसकी रायम स्कीम हो गई। फिर अलिट्रेशन है ना, तो अलिट्रेशन क्या कहलाता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है ना, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, आइदर वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवेल साउंड का जो रिपीटेशन होता है वो वोसोनेंस कहलाता है, और वोवेल साउंड का जो रिपीटेशन है वो कंसोनेंस कहलाता है। तो ये एलिट्रेशन है, और दोनों को एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन के टाइप्स है सोनेंस और कंसोनेंस। ये स्वीट साइलेंट, इसमें स और स का रिपीटेशन है, ये एलिट्रेशन है, फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा। फिर इसकी थीम क्या है, द स्टांजा हैज द थीम्स ऑफ मेमोरी, पास्ट की मेमोरी यादें कोई कर रहा है, रिग्रेट दुख प्रकट कर रहा है और दुखी हो रहा है, ये सब इसके कुछ आप शब्द लिख करके मीनिंग लिख दीजिएगा, और किसी क्रिटिक्स और व्यूज के बारे में पढ़ते हो तो भी आप लिख सकते हो। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और जब ये सब चीज़ें आप याद करोगे तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखें, देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। अच्छा फिर देखिए, हाँ उसमें जो इमेजरी है, कोर्ट इमेजरी है, ये वाले जो लाइन है ना, समन वेन टू द सेशन, सेशन जो वर्ड है वो कोर्ट में यूज़ किया जाता है या फिर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये इमेजरी का मतलब दृश्य सा क्रिएट होना है ना, ये कोर्ट इमेजरी है इसमें, ये भी आप उसमें क्रिटिकल एनालिसिस में लिख सकते हो, है? तो ये चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद अपन अगले वेस्टर्न जब बात करें तो, देन कैन ए ड्रोन एन आई यूज टू फ्लो फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स इन डेज डेटलेस नाइट। क्या मैं, मेरी जो आँख है ना रोने के लिए आदि नहीं है, वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो अब इसका रेफरेंस लिखेंगे, तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से ली गई है, सोनेट 30 है ये, और उसका सेशन टाइटल क्या है, वेन टू द सेशन, यहाँ से ली गई है बाय रिनोन पोएट विलियम शेक्सपियर, बहुत जाने माने कवि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो अबाउट हिज सीन, ये वो सेम का सेम लगभग लिख दिया है ना, वो फ्रेंड्स के बारे में और उसके शांत मोमेंट के बारे में याद कर रहे हैं। आप कॉन्टेक्स्ट उसके पर्टिकुलर उसमें भी लिख सकते हो कि वो अपने फ्रेंड की डेथ के बारे में और दृश्यों के बारे में, ऐसा भी आप लिख सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन जो है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो आपके मीनिंग में, समरी में, सब में काम आएगा, है ना, क्वेश्चन आंसर देने में। तो वो क्या कहता है, द पोइट आस्क्ड द रीडर इन रेटोरिक वे दैट कैन ही स्टार्ट टू वीप अगेन, कि क्या वह वापस रोना शुरू कर सकता है, किसके लिए, उसके इनवेल्यूएबल, बहुत ज़्यादा कीमती जो दोस्त थे और जो बहुत समय से पहले क्या कहाँ चले गए थे, स्वर्ग को चले गए, डेथ को प्राप्त कर गए। फिर वो कहता है
he said that he has expressed his sorrows and has mourned for their death. वो उनकी डेथ के लिए अपना दुख भी प्रकट कर चुका था और रो भी चुका था, है ना। और वो द रिकॉलिंग ऑफ पास्ट मेमोरीज हैज मेड हिम सोरोफुल अगेन। रिकॉलिंग का मतलब पुनः याद करना, पहले की जो मेमोरीज हैं, पास्ट की मेमोरीज, उसने उसको रिकॉल किया, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, सोरोफुल। सोरोफुल का मतलब है ना दुखपूर्ण, वापस वो दुख से भर गया। और जबकि उसने क्या है, while he has expressed his sorrows and mourning for the same on the time of happening, जब वो जो घटनाएं हुई थी, जब उसकी डेथ की, उसके फ्रेंड्स की डेथ हुई या कुछ हो, उसमें वो दुख प्रकट कर चुका था, लेकिन उसको वापस दुख प्रकट करना पड़ रहा है क्योंकि वो चीजें उसको याद आ गई है। He also expresses that many sides of scenarios which are loving for the poet। वो उनके लिए भी सौरव, किसके लिए, कि जो he also expresses that many sides which were loving for the poet है vanished। वो ये भी कहता है कि उसके बहुत सारे दृश्य और सीनियर जो उसको बड़ो हैं, he also expresses his sorrow, his sorrow for many sides, for many sides of scenery, जो साइड्स ऑफ सीनरी जो खत्म हो चुके हैं उनके लिए भी वो अपना दुख प्रकट करता है। दिस सैडनिंग मेमोरीज, ये जो दुख मतलब दुख देने वाले, सैडन का मतलब और ज्यादा क्या कह सकते हैं, दुखी करना, है ना। पास्ट जो है लाइक डेथ ऑफ फ्रेंड्स एंड वेनिशिंग ऑफ लवली साइड्स, जो फ्रेंड्स की डेथ और जो अच्छे दृश्य थे उनका खत्म होना, उसको वापस सोरोफुल, उसको दुख से पूर्ण बना देते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और फिर क्रिटिकल एनालिसिस की आप राइम स्कीम लिखेंगे जो कि सी डी होगा, क्योंकि ए बी पहले हो गया। अच्छा, आप एग्जाम में लिख रहे हो तो इसको भी आप ए बी के तौर पे, मतलब सेम को आप सेम दे दें, फ्लो वो इसको ए दे दें, कुछ भी एक सेम लेटर वो दे दें टाइप, फिर नाइट साइट इसको दूसरा दे दें। तो जैसे आप इसको पूरी पोएम के साथ अपन पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये सी और ये डी, तो वापस फ्लो वो ये भी सेम है ना। तो इसको सी और ये डी, ये इसकी राइम स्कीम है। एग्जाम में आप इसको ए बी कर सकते हैं क्योंकि वहां ए की क्वेश्चन होगी। और फिर लास्ट वाली जो है क्या कर सकते हैं, अच्छा फिर देखो राइम स्कीम हो गई, फिगर ऑफ स्पीच, डेटलेस नाइट। अब ये जो है एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या मतलब होता है कि जिसको हम पढ़ने में सीधा सा लगता है, लेकिन उसको मीनिंग पढ़ने में हमें लगता है कि थोड़ा सा अपोजिट मीनिंग है, लेकिन जब आप उसको गहरे में समझते हो तो आपको लगता है हाँ बात सही है। जैसे वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, है ना। तो वो लगता है कि मतलब है ना, ऐसे इसमें भी देखो आप, डेटलेस नाइट, डेटलेस कैसे, नाइट डेटलेस नहीं हो सकती, है ना। नाइट तो जैसे 30 की रात है, 12 की रात, मतलब जो भी डेट होगी नाइट उसी डेट की नाइट मानी जाएगी, लेकिन डेटलेस नाइट हो नहीं सकती। पर यहाँ डेटलेस नाइट कैसे, कि जो उनकी डेथ हुई है वो नाइट कभी बदलने वाली नहीं है, अर्थात वो मतलब हमेशा अंधेरा ही रहने वाला है, हमेशा उनके जीवन में अंधेरा ही, उनका जो जीवन है उसके बाद वो खत्म हो गया, वो जो कहते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो डेटलेस नाइट वो ऐसे ही रहते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी, अर्थात वो वापस कभी भी नहीं आ पाएंगे, उनका जीवन उसी के साथ अनंत की ओर चला गया, जीवन खत्म हो गया। तो वो डेट कभी मतलब मृत्यु की जो है ना समय सीमा, भाई वो रात की तो समय सीमा है, रात को शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे तक नाइट है, लेकिन वो डेटलेस क्यों हो गई, कि वो उस अनंत में चले गए जो समय उनके लिए कभी वापस बदलने वाला नहीं है। फिर देखिए, तो ये पैराडॉक्स है ना। फिर थीम जो है इसकी, द पेन ऑफ मेमोरी, उसकी जो यादें हैं व्यक्ति की वो उसको दुख देती हैं, ये इसका थीम है ना। द एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, तो ये आपके थीम पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको आप व्हाट आर द थीम्स इन दिस पोएम, या व्हाट आर द थीम्स ऑफ द सोनेट वेंट टू द सेशन, तो इसी थीम के बारे में आपको लिखना है। तो आपने द पेन ऑफ मेमोरी, रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट, है ना, मेमोरी का है ना, याददाश्त का तकलीफ, याददाश्त की वजह से क्या क्या तकलीफ होती हैं, पास्ट को कैसे याद करते हैं, है ना, वो सब चीज़ें उसमें आपको थीम में आ जाएगी। फिर लास्ट वाला जो ये मतलब क्वेट्रन है, ये कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, मेरी जो शिकायतें हैं, मतलब है ना लाइफ के प्रति जो जो शिकायतें पहले ही चली गई, क्या उनके बारे में पुनः शिकायतें करूँ, हेविली फ्रॉम वाउ टू वाउ, एक शिकायत से दूसरी शिकायत तक क्या पूरी लाइन से कहते ही रहूँ मैं आपको, है ना। द सेड अकाउंट फॉर बी मोन मोन,
जो मेरा एक पहले जिसके लिए मैंने दुख प्रकट कर दिया था कि वो सैड अकाउंट वापस प्रकट करूँ, एंड विच आई न्यू पेज इट नॉट बिफोर। ये ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले इस अकाउंट को नहीं पे किया, पहले इन चीज़ों को क्लियर, मतलब मैंने इनके लिए पहले जैसे दुख प्रकट नहीं किया, अब मुझे दुख प्रकट करना पड़ रहा हो। जैसे आपने कभी साइकोलॉजिकली एक टर्म एक तरह से आज जैसे कहते हैं ना कि किसी की डेथ के बाद किसी तकलीफ हो रहा है, भाई उसको एक बार रुला दो ताकि उसके मन की क्या कह सकते हैं भावना उसकी निकल जाएगी। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो इसके लिए पहले से रो चुका हूँ, रो लिया हूँ, तकलीफ प्रकट कर लिया हूँ। लेकिन देखिए इंसान की तकलीफ कभी खत्म नहीं होती है। जो दुख अपनों का दुख जो है ना, जो मन में जो टीस हुए वो जब कभी पुरानी याद आएगी तो टीस वापस ऊपर करके आ जाएगी। तो वही आपको रेफरेंस लिखना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। रेफरेंस लगभग हर उसके क्वेट्रन के या पोएम के उसमें रेफरेंस सेम ही होगा, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज होगा कि वही, हालांकि मैंने सबका सब सेम ही रिपीट किया शायद, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट भी ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में जो कह रहा है ना, वो किसके बारे में कह रहा है, ग्रीवेड ग्रीवेंसेस के बारे में, कुछ जो पुराने जो ग्रीवेंसेस हैं उसके बारे में कह रहा है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो। और फिर एक्सप्लेनेशन है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको याद भी कर लें। द पोइट सेज दैट कैन ही एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, कि वो क्या अपना दुख पुनः प्रकट कर सकता है। फॉर द ग्रीवेंसेज ऑफ द पास्ट अगेन, पास्ट की जो शिकायतें हैं क्या वो उनके लिए वापस दुख प्रकट करें। द लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, उसकी शिकायतों की लिस्ट जो पास्ट की हैं क्या वो वापस वन बाय वन बतावें। और ही हैज़ फेल्ड द ग्रीफ अर्लियर, और उनके लिए पहले से उसने दुख प्रकट कर चुका है, क्या वापस दुख प्रकट करें। और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले उसने इन तकलीफों के लिए दुख प्रकट नहीं किया है, और इसका जो दुख प्रकट करने का खाता है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ है। तो इसमें फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस वही देखें कि फाइनेंस इमेजरी है इसमें, है ना। सेड अकाउंट शब्द जो है ना, वो अकाउंट क्या खाता है, फाइनेंस इमेजरी वाला वर्ड है। इलिट्रेशन है, इलिट्रेशन में आपको पहले भी सिखाया समझाया था कि रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, है ना। देखो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स केवल रिपीटेशन कहलाता है, वो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, है ना, जैसे जी ना, ग्रीवेड ग्रीवेंसेस, ग ग, है ना। तो ये जो है एलिट्रेशन है। फिर ये रिपीटेशन वाउ टू वाउ, ये वर्ड्स का रिपीटेशन है। तो जहाँ वर्ड्स का पूरे शब्द का देखो पूरा शब्द वापस आ रहा है तो उसको हम केवल रिपीटेशन कहेंगे। और जहाँ साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है ना, शब्द के अंदर कोई सेम साउंड्स का रिपीटेशन, जैसे ग्रीव ये ग, ग्रीवेंसेस ग, है ना, वो है ना, वो एक वो अपन मजाक में अपने हिंदी में नहीं कहते चाचा ने चाची की चम्मच से चाचू को चटनी चटे, ऐसे कुछ शब्द है चाचा चाचा चाचा, है ना। नहीं वो उस तरह से शी सेल्स शेल एट द शी शोर, है ना। तो वो स इस तरह का जो शब्दों के वर्ड्स के साउंड्स के जो रिपीटेशन है वो एलिट्रेशन करता है। फिर इसकी थीम के बारे में, तो टाइम डज नॉट हील द वाउंड्स ऑफ हार्ट, है ना। समय जो है वो मन के गाँवों को उस तरह से नहीं पढ़ सकता कि आदमी परमानेंट भूल जाए। तो इफेक्ट्स ऑफ पास्ट मेमोरी ये की थीम है, वो आप उसके बारे में लिख सकते हो। और लास्ट में देखिए यहाँ तक कभी दुखी है, तकलीफ है, उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, वो अवसाद में गिरता जा रहा है, लेकिन लास्ट जो है कपलेट वो उसके भावों को चेंज करती है। वो कहता है बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन द डियर फ्रेंड और लॉसेज आर रिस्टोर्ड एंड सोरेज, वो कहता है जैसे मैं मेरे फ्रेंड के बारे में सोचता हूँ मेरे सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं, और मेरे सभी जो हैं नुकसान लॉसेज रिस्टोर्ड एंड सोरेज, एंड मेरा जो दुख है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो वोल्टा है इसका क्या कह सकते हैं, एक लिटरेरी टर्म है वो वोल्टा, जो आपको यहाँ पाया, या यू कैन फाइंड हियर दैट फ्रॉम देयर द मूड ऑफ द पोएम इज चेंज्ड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर इज चेंज्ड। तो ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे है, इसकी रेफरेंस वही सेम ही रहेगा, हर एक अपने क्वेश्चन में लिखा है। फिर कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने लगभग सेम लिख दिया, आप भी सेम लिखो तो भी है, थोड़ा सा चेंज करो उसमें। जैसे इसमें आप लिखोगे क्या लिखोगे, ना द पोएट टॉक्स अबाउट चेंज इन हिज मूड, दैट हाउ ही बिकम्स होपफुल बाय रिमेम्बरिंग अबाउट हिज फ्रेंड, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप लिख देंगे। और फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको इसको ध्यान देना है, इसको याद भी करना है। इन लास्ट कपलेट द मूड ऑफ द पोएम चेंजेस फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, निराशा से आशा की ओर उसका फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, ये इसकी थीम में भी आएगा कि भाई क्या थीम है, डिस्पेयर और होप, निराशा और आशा दोनों इसमें थीम है। और फिर द पोएट सेज, टाइपिंग एरर है, द पोएट सेज दैट एज सून एज ही रिमेंबर्स द मेमोरीज ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त की उसको यादें आती है, जैसे ही फॉरगेट्स अबाउट द कंप्लेंट्स एंड फेलियर ऑफ द पास्ट, वो पास्ट की शिकायतों के बारे में, फेलियर्स के बारे में भूल जाता है। और ही बिकम्स फुल ऑफ जॉय, वो जो उसको एकदम खुशी से भर जाता है, और हैप्पीनेस होप। और ये जो द फाइनल कपलेट एम्फसाइज द पावर ऑफ लव टू एलिवेट ग्रीफ एंड डिस्पेयर। अच्छा प्यार जो है वही आपको सब दुखों से दूर
कर सकता है, आपको दुखों से बाहर निकाल सकता है। ये इस पोएम का क्या कह सकते हो, समरी भी मतलब सार भी कह सकते हो, जिस्ट भी कह सकते हो, अपने लिए इंस्पिरेशन भी कह सकते हो। अब इसकी जो क्या कहते हैं रायम स्कीम जो है डी तक हो गया था, तो आप इसको ई मान लें, ई फोरगोन, फिर मोन, तो ये फोरगोन मोन दोनों एक जैसा ई, और ये ओवर एफ ई एफ, बिफोर ओ, टेल ओवर, बिफोर और है ना, ये भी एफ, ये एफ इसकी राइम स्कीम हो गई। फिर और लास्ट कपलेट का फ्रेंड एंड जी जी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो आप इसके क्रिटिकल एनालिसिस में इसका राइम स्कीम लिखें, और ऐसे भी आप लिखते हैं तो फिर राइम स्कीम के बारे में लिखें। और फिर फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या है देखिए, मतलब क्या इस क्वेश्चन में क्या फिगर ऑफ स्पीच है, ऑल लॉसेज आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड, तो स्पेशली ऐसा कोई मतलब अपन उसको फिगर ऑफ स्पीच को ऐसा पर्टिकुलर कुछ के ऐसा इसमें है नहीं। थीम के बारे में बात करें, कुछ वर्ड्स आप वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट आपको लगते हैं वर्ड, उसको आप लिख सकते हैं। अब इसमें बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस पोएम को आप जितना ज़्यादा समझना चाहें उसका आप समझ सकते हैं। यदि आपको और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उसके बारे में आपको बात करनी हो तो वो भी मैं आपको किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। और आप इस पोएम को, मैंने कई सारे इस पर नोट्स और चीज़ें तो लिखी हैं, लेकिन जैसे द पेन ऑफ मेमोरी इन सोनेट जो है, प्लस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव है, क्योंकि वो जो जैसे कभी अपने दोस्त को याद करता है उसके सब दर्द चले जाते हैं। और बाकी जो इएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। अब पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें 5 आयम्स होते हैं। मीटर कैसे डिसाइड करते हैं, मीटर स्कैंसन कैसे होता है, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये इएम्बिक आयम 5 आयम्स होते हैं, पेंटा का मतलब 5, तो इसमें 5 आयम्स होते हैं। आयम क्या होता है ना, ट्रोशी आयम, डेक्टाइल, ये जो आयम कैसे मतलब सिलेबल कैसे है ना, कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं फिर आपको किसी और पोएम में बताऊंगा। तो आप बेसिकली जो है आपको इस पोएम का मीनिंग, इस पोएम का अर्थ और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, प्लस इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं छोटे और बड़े, या इस विलियम शेक्सपियर के बारे में भी, वो सभी आपको देखने चाहिए, आपको याद करने चाहिए। जैसे इसके जो क्वेश्चंस है ना, वो क्या, जैसे इसकी एनालिसिस, इसमें पैराडॉक्सेस क्या क्या है, पोइट्स के दुखों को कैसे, हाउ विच लाइन्स और विच वर्ड्स एक्सप्रेस द पोइट्स वाउज, है ना, इसमें सिंबल्स और रिलीजन्स क्या हैं, है ना, रेफरेंसेस क्या क्या हैं, जैसे डेथ डेटलेस नाइट, है ना, और इस तरह के। फिर स्पीकर का एटीट्यूड कब चेंज होता है, लास्ट कपलेट में चेंज होता है, टर्न कब आता है, सेशन और समन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोर्ट इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। थीम क्या क्या है इसकी, तो थीम जो है होप है, डिस्पेयर है, मेमोरीज ऑफ पास्ट हैं, फिर फ्रेंड्स, मेमोरीज ऑफ पास्ट हैं, एंड पॉजिटिव थिंग्स इन द लाइफ ऑफ द पोएट। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा आप जितना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे आप इस पोएम को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी करना, ताकि मैं और आपको लिए और वीडियो बना सकूँ, आपको समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।